तुम ही हो वो मादा आवारा जानवर जिसने मेरे शावकों को जन्म दिया था। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई। बिफोर शी कुड स्पीक, अ लिटिल स्प्राइट्स वॉइस साउंडेड इन हर माइंड। डिंग। मेजबान को बधाई, सिस्टम कार्य पूर्ण हो गया। आपने सफलतापूर्वक उन्होंने शावक कियाओ आंग और कियाओ कियाओ को उनके पिता को ढूंढने में मदद की। मेजबान के अंक वितरित कर दिए गए हैं। कियाओ शीशी अवाक रह गई। वह मिशन पूरा करके खुश थी, बिल्कुल, लेकिन क्या अगली बार यह अलग तरीके से नहीं हो सकता? कियाओ शीशी को यकीन नहीं था कि फेयान को उस समय के बारे में कैसा महसूस हुआ होगा जब उसने खुद को मजबूर किया था। उस पर सामान्य तौर पर कोई भी सामान्य पुरुष इस बात से खुश नहीं होगा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह भी मुश्किल था। तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ गए? फेयान फिर से जम गई। अभी अभी देखे गए दृश्य के बारे में सोचते ही उसके कान अचानक गर्म हो गए। अभी मेरा पूरा ध्यान केवल कियाओ कियाओ पर था। मैंने सच में आपको देखा ही नहीं। अच्छा, अब आपने कियाओ कियाओ को देख लिया है। क्या कुछ और है? तभी फेयान ने अपनी नजर कियाओ कियाओ की ओर घुमाई। उसे एहसास हुआ कि कियाओ कियाओ उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। फेयान असमंजस में थी। कियाओ कियाओ, तुम इस तरह क्यों भाग गई? पिताजी आप सभी को ढूंढ रहे थे। रात। कियाओ कियाओ ने जल्दी से उसकी तरफ देखा और फिर अपना चेहरा कियाओ शीशी के गले में छिपा लिया। फिर से गले मिलो, मुझे मेरी मां मिल गई। अब आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। कियाओ आंग ने अपने सामने खड़े लंबे बेहद आकर्षक पुरुष को उत्सुकता से देखा। उसे तो ये उसके पिता हैं। हम्फ। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कियाओ कियाओ उसे पसंद नहीं करती। वह आते ही मां को परेशान करने लगता है। मुझे भी वो पसंद नहीं है। फेयान की आवाज में थोड़ी उदासी झलक रही थी। तुम पिताजी के साथ वापस नहीं जाना चाहते? कियाओ कियाओ ने अपना सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं अपनी मां के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। फेयान ने भौहें चढ़ाकर कियाओ आंग की ओर देखा। कियाओ आंग ने तुरंत अपनी छोटी छाती फुला ली और अपने दांत दिखाए। फेयान असमंजस में थी। उसके छोटे नर शावक को भी वह पसंद नहीं लगता। उसे क्या करना चाहिए? करना। क्या आप बड़े भाई हैं? ये सही है। मैं मां का पहला बच्चा हूँ। मैं बड़ा भाई हूँ। फेयान सिहर उठी और आश्चर्य से कियाओ शीशी की ओर देखने लगी। क्या कियाओ आंग और उसकी बहन इस खूबसूरत युवती की पहली संतान है? क्या कुछ और है? भले ही ये शावक तुम्हारे खून के हो, मैं तुम्हें मेरी और उनकी अनुमति के बिना उन्हें बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगा। कियाओ शीशी ने हाथ बढ़ाकर कियाओ आंग को अपनी ओर खींच लिया। फेयान ने भौहें चढ़ाई। लेकिन वे मेरे बच्चे हैं। कियाओ शीशी ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। ये मेरे भी हैं। अब हम कबीले में रहते हैं। अगर आप शावकों को देखना चाहते हैं, आप उनसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने साथ बिल्कुल नहीं ले जा सकते। फेयान ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। कियाओ शीशी ने उसकी ऊपर उठी हुई आंखों के कोने धीरे धीरे नीचे झुकते हुए देखे और एक नजर डाली। सतर्क होकर एक कदम पीछे हटे। गुस्से में वह बिल्कुल कियाओ आंग जैसा दिखता है। अगर उसने उसके शावकों को जबरदस्ती छीनने की कोशिश की तो वह अंत तक उससे लड़ेगी। अच्छा, मैं वादा करता हूं कि फिलहाल मैं उन्हें नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकते। उनसे मिलने आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके समूह में किसी चीज की कमी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा नाम फेयान है। कियाओ शीशी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। जिस तरह से वह अभी व्यवहार कर रहा था, मुझे लगा कि वह लड़ने वाला है। मैं उनके लिए अच्छा ही हुआ। उसका चरित्र बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ठीक है। कियाओ शीशी ने कियाओ कियाओ को गोद में उठाया और नदी की ओर चल पड़ी। फेयान के साथ हुए हंगामे के बाद उसका अब किसी से मिलने जुलने का मन नहीं था। मछली जैसे जीव उसे शावकों के साथ नदी की ओर जाते देख फेयान कुछ कदम उसके पीछे चली गई। पीछे? आप क्या कर रहे हो? मैं मदद कर सकता है। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक है। शावकों के साथ पहले उसने उसे कैसे डराया था, ये याद करके कियाओ शीशी खड़ी नहीं हुई। समारोह? तो मैं आपको परेशान करूंगा कि आप हमारे लिए उस टोकरी को पानी से बाहर निकाल दें। फेयान ने सचमुच उसकी उंगली के इशारे का अनुसरण किया, नदी में उतर गई और लकड़ी की टोकरी बाहर निकाली। जब उसने देखा कि वहां पहले से ही कई मछलियां मौजूद हैं तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। टोकरी में जानवर? क्या मछली जैसे जीवों को पकड़ने का ये तरीका आपने खुद ईजाद किया है? हाँ। क्या इसे कुछ मिला? फेयान किनारे पर वापस लौटी और उसे टोकरी सौंप दी। इसने कई लोगों को पकड़ लिया। कियाओ शीशी की आंखें चमक उठी। इसने इतने कम समय में कई लोगों को पकड़ लिया। इस क्षेत्र में मछली जीवों की आबादी में पानी बहुत अधिक है। वाह, क्या शानदार खरीदारी है। चलो वापस चलते हैं। माँ कुछ मछली पकाएगी तुम्हारे लिए, जानवर का मांस। कियाओ शीशी ने मुस्कुराते हुए टोकरी ले ली। उसकी पहले की नाराजगी पूरी तरह गायब हो गई। गया। फेयान ने बिना एक भी नजर डाले अपने दोनों शावकों को कियाओ शीशी के पीछे जाते हुए देखा। वापस लौटते ही अचानक उसे नुकसान का एहसास हुआ। उसने पहले सोचा था कि उसके कभी बच्चे नहीं होंगे। जब वह सामने आया तो वह सचमुच हैरान रह गया। अब उसके पास न केवल कियाओ कियाओ थी, बल्कि एक और भी थी। फेयान अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसके पास वास्तव में दो शावक हैं। फेई और माकिंग थोड़ी दूरी पर खड़े होकर फेयान को खिलखिलाते हुए देख रहे थे। अत्यंत चिंता के साथ मूर्खतापूर्ण ढंग से जंगल में। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। वह मूर्ख शावक हारने के बाद पूरी तरह से पागल नहीं हुआ। कियाओ कियाओ, क्या उसने? कुलपति चिंता मत करो। छोटी मादा शावक निश्चित रूप से अभी भी कबीले में है। हम उसे ढूंढ लेंगे। फेई भी बहुत परेशान थी। वह अपनी नन्ही पोती से बहुत प्यार करता था। भले ही हम उसे सचमुच न ढूंढ पाएं, फिर भी कबीले का मुखिया उसके पास रह सकता है। युवा कबीले का नेता उस संतनी के साथ साथी बन जाता है। शावक एक संतजित से जन्म होगा, वह निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली होगा। फेई ने सिर हिलाया। माँ किंग सही थी। अगर शावक कियाओ कियाओ न होती तो वह इसके तुरंत बाद फेयान और यूयुए साथी बन गए। आओ देखते रहें। जी श्रीमान। फेली और अन्य लोगों के चले जाने के बाद बाय लेई और यूयुए जंगल से बाहर निकले। आपको लगता है कि सुना? जब तक आप युवा कबीले के नेता बन सकते हैं दोस्त, तुम्हारे बच्चे निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक उत्कृष्ट होंगे। मादा वांडरिंग बीस्ट की। उस समय वह सिल्वर ट्राइब का उत्तराधिकारी बनेगा और तब सिल्वर ट्राइब हमारी होगी। यूयुए ने उस दिशा में देखा जिधर से फेयान गई थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मुझे युवा कबीले का नेता पसंद है। मैं उसे जरूर रखूंगा। अध्याय 85। जिन लिंग की प्रजनन क्षमता में कमी। जिक्सी, तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जब जिन लिंग वापस लौटा तो उसने आंगन का द्वार खुला पाया। कियाओ शीशी थे आंगन में मछलियों को साफ करना। कियाओ शीशी ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। वहां बहुत सारे मछली जैसे जीव थे नाला। मैंने टोकरी रखी ही थी कि कई मछलियां चारा खा गई। हम आए जैसे ही हमने उन्हें पकड़ा, हम तुरंत वापस आ गए। लेकिन आपका क्या? आप वापस आकर कैसे हैं इतनी जल्दी? उसे और शावकों को सुरक्षित देखकर जिन लिंग ने कहा, मुझे चिंता हो रही थी। मुझे आपकी चिंता थी, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ गया। वह कियाओ शीशी के पास गया और उसके हाथ से हड्डी का चाकू छीनने की कोशिश की, लेकिन वह बचकर निकल गई। जिन लिंग कुछ हद तक निराश थी।
जिक्सी, मुझे करने दो। उसने सचमुच कभी किसी महिला को इतना मेहनती और सौम्य नहीं देखा था जितनी वह थी। कोई जरूरत नहीं है, मैं आज आप सबके लिए धीमी आंच पर पकाई गई मछली बना रहा हूँ। कियाओ शीशी की हरकतें फुर्तीली थीं और उसने जल्दी ही सारी सफाई पूरी कर ली। मछली। जिनलिंग एक पत्थर का बर्तन लेकर आए और उसमें मछली रख दी। कल आपने कहा था कि आप सोफा बनाना चाहते हैं। मैं लकड़ी ले आया हूँ पीछे। इसे देखें और मुझे बताएं कि क्या करना है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जिनलिंग को मछली को हवा में सुखाने के लिए लटकाने के लिए कहने के बाद कियाओ शीशी ने अपने कपड़े धोए। उसका हाथ पकड़कर हम उसके साथ पिछवाड़े में चले गए। जिनलिंग जो लकड़ी वापस लाया था वह बहुत बड़ी थी, इतनी कि उससे एक बड़ा सा बर्तन बनाया जा सकता था। सोफा। कियाओ शीशी ने अपनी इच्छा को विस्तार से समझाया। जिनलिंग ने अपने नुकीले पंजों से लकड़ी में कुछ कट लगाए, जिसके बाद एक सोफा तैयार हो गया। आकार लेना शुरू कर दिया। सोफा बनकर तैयार हो जाने के बाद उसने जिनलिंग से उसे आंगन में रखने को कहा। आंगन की दीवार बन जाने के बाद हम बेलें लाकर एक जालीदार ढांचा बनाएंगे। यार्ड। फिर हम इसे भूसे की मोटी परत से ढक सकते हैं। उस तरह से यार्ड बारिश होने पर भी भीगेगा नहीं। कियाओ शीशी अपनी योजना बनाने में मग्न थी, उसे जिनलिंग की बातों का बिल्कुल भी पता नहीं था। निगाहें लगभग उसी पर टिकी हुई थी। कियाओ शीशी स्नानागार में दाखिल हुई और अलमारियों की एक कतार बनाने की योजना बना रही थी। सामान रखने के लिए जब वह मुड़ी तो सीधे जिनलिंग से टकरा गई। छाती। कियाओ शीशी ने अपना माथा पकड़ लिया और बनावटी गुस्से भरी नजरों से उसे देखा। क्या आपको पीछे जाकर दीवार नहीं बनानी चाहिए? आप इसके बाद क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ अंदर आने दो। जिनलिंग ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके कुछ बोल पाने से पहले ही उसने उसे चूम लिया। कियाओ शीशी ने उसे धक्का देकर दूर नहीं किया। उसकी प्रतिक्रिया को भांपते हुए जिनलिंग ने उसे और कसकर गले लगा लिया। कियाओ शीशी ने अपनी आंखें खोली, उसकी नीली पुतलियां वसंत के पानी की तरह चमक रही थीं। कियाओ शीशी के शरीर में अचानक एक कपकपी दौड़ गई और उसने धीरे से एक चीख निकाली। उसका हाथ पकड़ते हुए, यह अभी भी जल्दी है। जिनलिंग की आवाज कर्कश थी। जिक्सी। कियाओ शीशी के लिए उसकी कोमल आवाज का विरोध करना मुश्किल था। जिनलिंग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन उस घटना के सामने आने पर वह ऐसा नहीं कर सका। शावकों के अन्य पिताओं में से एक एक करके अचानक अवर्णनीय घबराहट फैल गई थी। उसके हृदय में प्रेम का संचार हुआ। इस घबराहट ने उसे उसके करीब रहने, उसके प्यार को महसूस करने के लिए बेताब कर दिया, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसकी चिंता को शांत कर सकती थी। कियाओ शीशी को भी जिनलिंग के मूड में कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। कियाओ शीशी ने उसके कंधों को कसकर गले लगाया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। दरवाजे के बाहर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। कियाओ शीशी की आंखें खुल गईं और उसका शरीर सहज रूप से तनावग्रस्त हो गया। जिनलिंग ने उसे और कसकर पकड़ लिया। मैं आपके लिए गर्म पानी तैयार करवा देता हूँ। कियाओ शीशी ने आलस्य से गुनगुनाया। जिनलिंग ने उसे होठों पर देर तक चूमा और फिर अनिच्छा से उसे जाने दिया। गर्म पानी लाने के लिए। कुछ देर बाद कियाओ शीशी बाथटब में आराम से नहा रही थी। छोटे दानव, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जिनलिंग के बच्चे से गर्भवती हो जाऊंगी? मेजबान, क्या आप जिनलिंग के साथ एक शावक पैदा करना चाहते हैं? कियाओ शीशी ने इससे इनकार नहीं किया। उसे जिनलिंग पसंद थी और उसे इस विचार से कोई आपत्ति नहीं थी। उसके साथ एक शावक होने के बारे में वह बस थोड़ी जिज्ञासु थी। इस शरीर की मूल मालकिन हमेशा पहली कोशिश में ही गर्भवती हो जाती थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि पिछली बार जिनलिंग के साथ वह गर्भवती नहीं हुई थी। वह थोड़ी उलझन में थी। जैसे कि उसकी उलझन को भांपते हुए छोटे दानव ने जवाब दे दिया। होस्ट, पिछली बार जिनलिंग का शरीर ठीक नहीं हुआ था। कियाओ शीशी को अचानक ये बात समझ में आ गई। तो क्या इस बार ऐसा होगा? मुझे भी पक्का पता नहीं है। कियाओ शीशी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मुझे सच बताओ। ओह, दरअसल जिनलिंग की प्रजनन क्षमता बहुत पहले ही प्रभावित हो गई थी। कियाओ शीशी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लेकिन क्या उसने पिछली बार दवा नहीं ली थी? क्या वह ठीक नहीं हुआ था? मेजबान, पिछली बार मुख्य रूप से उसकी जान बचाने के बारे में था। इसे नहीं माना जाता है बीमारी, ये शरीर के कार्यों का नुकसान है। शारीरिक क्रिया में कमी। हम इसलिए भले ही उसका किसी पवित्र स्त्री से विवाह हो जाए, फिर भी ये बहुत मुश्किल होगा उसके लिए एक शावक का पिता बनना। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? हाँ है मेजबान, अंतरिक्ष में दवाइयां हैं, लेकिन उनकी कीमत 1000 है। अंक। कियाओ जिक्सी, अब से मैं तुम्हें छोटा शैतान नहीं कहूंगा। मैं अभी आपको फोन करने जा रहा हूं डाकू प्रणाली। ऐसा नहीं था कि कियाओ शीशी बच्चा पैदा करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थी, बल्कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शारीरिक अक्षमता उसके शरीर को हुई क्षति का एक रूप थी। वह चाहती थी कि जिनलिंग हो स्वस्थ और संपूर्ण। गुस्सा मत होइए होस्ट, आगे और भी कई मिशन पूरे करने होंगे। भविष्य आपको आखिरकार अंत मिल ही जाएंगे। कियाओ शीशी खुद को रोक नहीं पाए और उसने एक बार फिर छोटे दानव को कोसना शुरू कर दिया। तो अगर मैं दूसरे सामान्य पुरुषों के साथ संभोग करूं तो मैं आसानी से गर्भवती हो जाऊंगी। ये सही है। तो क्या दुकान में गर्भनिरोधक की किसी भी प्रकार की दवा मिलती है? जी हाँ होस्ट, गर्भनिरोधक ब्रेसलेट की कीमत 10 पॉइंट है। जब तक आप पहनते हैं इससे आप गर्भवती नहीं होंगी। कियाओ शीशी को अंकों के लिए थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने अदला बदली कर ली। फिर भी सुनशियाओ पहले से ही उसका दरिंदा पति था। वे देर सवेर प्रजनन करेंगे ही, और वह अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। कियाओ शीशी पानी से बाहर निकली, अपने जानवरों की खाल के कपड़े पहने और चली गई। स्नानागार। वह पत्थर के घर की ओर चली और वहां उसने कियाओ आंग और कियाओ को बैठे हुए पाया। बिस्तर पर उनके दोनों छोटे सिर एक साथ सटे हुए थे। वे फुसफुसा रहे थे। उसे याद आया कि वे दोनों छोटे बच्चे पहले से ही वहां बैठे थे। वह और जिनलिंग स्नानघर में चले गए थे। कियाओ, तुम और तुम्हारा भाई किस बारे में बात कर रहे हो? कियाओ शीशी को अंदर आते देख दोनों शावक चौंक गए। उनकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें चमक उठी। उसकी ओर मुड़कर देखने लगा। कियाओ ने पलके झपकाते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, हम तो बस खेल रहे थे। कियाओ आंग ने सहमति में सिर हिलाया। फिर दोनों छोटे शावक बिस्तर से फिसलकर आंगन में दौड़ पड़े। कियाओ शीशी की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। नन्हे शावक बड़े हो रहे थे, अब उनके अपने छोटे छोटे रहस्य थे। कियाओ आंग जब आंगन में पहुंची तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। पत्थर का घर। कियाओ ने राहत की सांस लेते हुए अपनी छाती पर हाथ फेरा। वाह, बाल बच गए। माँ ने हमारी बातें नहीं सुनी। कियाओ आंग ने अपनी छोटी सी भौहें सिकुड़ी। अगर माँ को पता चल जाए तो क्या वह गुस्सा नहीं होंगी? हम चुपके से काम करेंगे। हमें माँ को पता नहीं चलने देना चाहिए। कियाओ आंग ने सिर हिलाया। ठीक है। जब कियाओ शीशी पत्थर के घर से बाहर निकली तो दोनों छोटे बच्चे मैं जिनलिंग की मदद करने के लिए पहले ही पिछवाड़े में जा चुका हूँ।
उसने हवा में सुखा गई मछली और जानवर के मांस को नीचे उतारा और पकाने की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर में कियाओ कियाओ दौड़ती हुई आ गई। माँ, यहाँ पर्याप्त नर्म सामग्री नहीं है। मिट्टी, मैं अपने भाई के साथ और खुदाई करने जाना चाहता हूँ। कियाओ शीशी को उनके जाने की चिंता थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कियाओ कियाओ ने कियाओ आंग पर नजर डाली। कियाओ आंग आगे बढ़ी और बोली, हम खुद जा सकते हैं। हम अभी अभी सिल्वर ट्राइब में आए हैं और हम यहाँ के बहुत से लोगों को नहीं जानते हैं। यहाँ पर पशु मानव है। मुझे डर है कि अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम खतरे में पड़ जाओगे, इसलिए मुझे जाना होगा तुम्हारे साथ। कियाओ कियाओ की बड़ी बड़ी आंखें झपकी। तो फिर हम नहीं जाएंगे, हम बड़े नर को ही जाने देंगे। इतना कहकर दोनों छोटे बच्चे दौड़कर वापस घर के अंदर चले गए। कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। वह उठी और कुछ लेने के लिए पिछवाड़े में गई। जिन लिंग ने अभी अभी एक छोटी सी स्टूल बनाई थी, उसे वह आगे ले आई। यार्ड, पत्थर के घर के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि शावक अब वहां नहीं थे। अंदर, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने उधर देखा और खुला हुआ देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। आंगन के द्वार पर उसके सिर में डर से झंझनाहट होने लगी। अध्याय 86, यदि आप साथ हैं तो हम भी साथ हो सकते हैं। जिन लिंग, कियाओ कियाओ और कियाओ आंग भाग गए। कियाओ शीशी दौड़कर पिछवाड़े में गई और उसे सारी घटना बताने लगी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया देखकर जिन लिंग ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की। उसकी, डरो मत, हम कबीले के इलाके में हैं, इसलिए ये कहीं ज्यादा सुरक्षित है। बाहर, मैं नदी किनारे जाकर उन्हें ढूंढूंगा। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। तो मैं यहाँ आसपास देख लूंगा। ठीक है। दोनों आंगन से बाहर निकले और अलग हो गए। कियाओ शीशी ने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कियाओ आंग और उसकी बहन पहले से ही फेयान के सामने खड़े थे। फेली उत्साह से अपने हाथ मलते हुए पत्थर के अंदर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। घर, वह बार बार कियाओ आंग और कियाओ कियाओ के नन्हे चेहरों की ओर देख रहा था। उनकी खुशी को छिपाना नामुमकिन था। कियाओ आंग की बड़ी बड़ी आंखें लगातार फेई को देखती रहीं। अंततः धारण करने में असमर्थ पीछे हटते हुए उसने कियाओ कियाओ की आस्तीन खींची। कियाओ कियाओ, ये दादाजी, क्या वह पागल है? फेयान, अहम। कियाओ 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 आंग, अब जब तुमने अपने पिता को ढूंढ लिया है तो क्या आपने इस बारे में अच्छे से सोच लिया था? क्या तुम अब से अपने पिता के साथ रहना चाहते हो? फेई भी चलना बंद करके दोनों शावकों को आशा भरी नजरों से देखने लगी। दोनों शावकों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। कियाओ आंग ने फेयान की ओर देखा। हम आज इसलिए आए हैं क्योंकि हमें आपको कुछ बताना है। उनके दो गंभीर, गोल-मटोल छोटे चेहरों को देखकर फेयान सीधी होकर बैठ गई। तुम अपने पिता को क्या बताना चाहते हो? कियाओ आंग और कियाओ कियाओ ने एक दूसरे की ओर देखा। अंत में कियाओ आंग ने उन दोनों की ओर से बात की। हमें एक पिता चाहिए। फेयान अचंभित रह गई, फिर अचानक उसे थोड़ी भावुकता महसूस हुई। ये खून के रिश्तों की ताकत ही होगी। उसके बच्चे, जिनसे वह वर्षों से नहीं मिला था, उसके साथ रहना चाहते थे। उनसे केवल कुछ ही बार मुलाकात हुई। कितना संतोषजनक, लेकिन हमें अपनी माँ की ज्यादा जरूरत है। सफेद बालों वाली लोमड़ी, जो खुशी के आंसू रोने ही वाली थी, उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया। तो अगर तुम हमारी माँ के पशुपति बन जाओगे तो हम सब एक साथ रह सकते हैं। फेली ने शावकों को देखा, फिर वापस फेयान की ओर देखा। यह इतना बुरा विचार नहीं है। ये दोनों शावक स्पष्ट रूप से असाधारण थे। हालांकि कियाओ आंग ने अभी तक ऐसा नहीं किया था। अपनी पशुवत आत्मा को जागृत करते हुए फेली उस उभरती हुई पशुवत आत्मा की ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसके भीतर, उसकी भीतरी पशुवत आत्मा का जागृत होना मात्र समय की बात थी। फेयान को शावकों से ऐसी बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी। वह कोमल, मनमोहक चेहरा अचानक उसके दिमाग में कौंध गया। लेकिन फिर भी उसने कहा, तुम्हारे पिता सचमुच तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। अपनी माँ के दरिंदे पति बन जाओ। कियाओ कियाओ ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और भौहें चढ़ा ली। क्यों नहीं, माँ इतनी अच्छा, तुम उसके दरिंदे पति क्यों नहीं बनना चाहते? फेयान को शावकों को यह समझाना मुश्किल लग रहा था कि वह एकमात्र मादा जिसे वह प्यार करेगा, जिस महिला से वह वास्तव में प्यार करता था, उसके साथ क्रूरपति बनना पड़ा। इसके अलावा उसके पहले से ही दो अन्य दरिंदे पति थे। उन्होंने इस विचार को अस्वीकार कर दिया। किसी मादा के स्नेह के लिए अन्य नरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, इसलिए वह उस छोटी बच्ची का दरिंदा पति नहीं बनेगा। कियाओ कियाओ, तुम्हारे पिता को उम्मीद है कि तुम कबीले में रहोगी और मेरे साथ रहोगी। दोनों छोटे शावक खुश नहीं थे। वे काफी देर तक आपस में फुसफुसाते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फेयान के लिए पिता और माता दोनों को पाने का एकमात्र तरीका यही था कि वह कियाओ शीशी का पशुपति बनो, बिल्कुल कियाओ ली के पिता की तरह। लेकिन उनके पिता को यह बात समझ ही नहीं आई। इससे वे थोड़े दुखी और थोड़े गुस्से में आ गए। नन्हे शावकों को यह नहीं पता होता कि वयस्कों की दुनिया इतनी सरल नहीं होती। इसलिए वे निराशा में पत्थर के सिंहासन से नीचे कूद गए। हम अब वापस जा रहे हैं। अपने दो प्यारे छोटे पोते पोतियों को जाते हुए देखकर फेली उन्हें जाने देने में बेहद अनिच्छुक। कियाओ 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 आंग, दादाजी के पास यहाँ खाने के लिए बहुत सारा ताजा मांस है। क्यों तुम दादाजी के साथ मत रहना, ठीक है? दोनों शावकों ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। नहीं, हमें वापस जाना होगा। अगर माँ को नहीं मिला तो वह जरूर चिंतित हो जाएगी। हम फेली उन्हें रोकने ही वाली थी कि फेयान ने उसे पीछे खींच लिया। वे अब कबीले में रह रहे हैं। अगर उनके पिता उनसे मिलना चाहते हैं तो वे उनसे मिलने आ सकते हैं। कभी भी फेयान देख सकता था कि उसके दोनों शावकों का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था और वे बहुत ही दृढ़ इच्छाशक्ति वाला। अगर वह उन्हें रुकने के लिए मजबूर करता तो वे निश्चित रूप से बहुत दुखी होते। खैर, वे अभी भी कबीले में हैं, उसने सोचा। मैं धीरे धीरे निर्माण कर सकता हूं उनके साथ संबंध। फेई ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। क्या उनकी माँ इतनी बुरी है कि वह आपके लिए उपयुक्त नहीं है? आप उसे नीचा समझते हैं? फेयान ने कहा, उसके और भी दरिंदे पति हैं, इसलिए मैं साथ नहीं रहूंगा उसकी। आप फेली उसे खूब खरी खोटी सुनाना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश उसने बसा भरी बेबसी से। ठीक, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आपको शावकों को पालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। रहना। फेयान ने सिर हिलाया और उनके पीछे दौड़ पड़ी। उन्हें दोनों शावकों को अकेले वापस जाने देना ठीक नहीं लग रहा था। आंगन से निकलने के बाद कियाओ शीशी भीतरी हिस्से की ओर चल पड़ी। कबीले का इलाका, वे जिस जगह रह रहे थे वह इलाके का एक सुदूर हिस्सा था। वह मुझे याद है कि माकिंग ने कहा था कि कबीले का मुखिया सबसे आगे रहता था। कबीले का इलाका, वह इस तरफ आ रही थी क्योंकि शावकों ने पहले ही इसका जिक्र किया था। फेयान कबीले का युवा मुखिया था। उसे शक था कि दोनों शावक अपने पिता को ढूंढने के लिए भाग गए होंगे। मैडम, क्या आप कुछ ढूंढ रही हैं? कियाओ शीशी का रास्ता एक आकृति द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। कियाओ शीशी ने उस व्यक्ति को हैरानी से देखा। वह एक लड़की थी जिसने हल्के भूरे रंग की पशु चमड़ी की बनी हुई अंगरखा पहनी हुई थी। उसके लंबे भूरे बाल उसके बाल पोनीटेल में बंधे थे और उसका चेहरा गोल था, जिससे वह मासूम और भोली भाली लग रही थी। प्यारा। कियाओ शीशी ने अनुमान लगाया कि वह कबीले की एक पशु मानव थी। माफ कीजिए, क्या आपने बर्फीली लोमड़ी के दो छोटे शावक देखे हैं?
लगभग 3 साल एक लड़का और एक लड़की, यूयुए ने सहमति में गुनगुनाया। मैंने उन्हें देखा था, ऐसा लग रहा था जैसे युवा कबीले का मुखिया उन्हें अपने साथ ले गया हो। ये सुनकर कियाओ शीशी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने फेयान को साफ-साफ कह दिया था कि वह उसकी अनुमति के बिना शावकों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। अनुमति? वह अपने वचन से कैसे मुकर सकता था? श्रीमती, क्या वे दोनों शावक आपके और युवा कबीले के नेता के हैं? कियाओ शीशी शावकों को ढूंढने में इतनी मग्न थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। यूयुए के शब्दों में, माफ कीजिए, मुझे अपने शावकों को ढूंढने जाना होगा। धन्यवाद। इतना कहकर कियाओ शीशी बिना दूसरी नजर डाले चली गई। यूयुए ने कियाओ शीशी की पीठ को जाते हुए देखा, पलकें झपकाईं और फिर मुस्कुराए। उसके पीछे चलते हुए उसने अपने होठों को छुआ। कियाओ शीशी अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसने कियाओ आंग और उसकी बहन को चलते हुए देखा। उसकी ओर, और फेयान उनके पीछे पीछे चल रही थी। कियाओ 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 आंग। कियाओ शीशी दौड़कर आई और दोनों शावकों को अपनी बाहों में उठा लिया। ऐसा करते हुए उसने फेयान को गुस्से भरी नजरों से देखा। तुम एक बेहद क्रोधित करने वाले दरिंदे हो। कुछ कहने से पहले ही कियाओ शीशी ने उस पर आरोप लगा दिया और फेयान ने भौहें चढ़ा ली। कुआं, मैंने तो अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ कहा ही नहीं है। आप उस पर नजर भी नहीं रख सकते, तुम्हारे अपने बच्चे। मैं उन्हें आपके साथ रहने देने में कैसे निश्चिंत हो सकता हूँ? कियाओ शीशी स्तब्ध रह गई। उसने कभी किसी इतने बेशर्म इंसान से मुलाकात नहीं की थी। दी उसकी हिम्मत तो देखो, उसने पहले उसे ही दोषी ठहराया। तुम तो सबसे बुरे हो। चलो वापस चलते हैं। शावकों को गोद में लिए कियाओ शीशी मुड़ी और चली गई। फेयान की संकीर्ण लोमड़ी जैसी आंखें और भी सिकुड़ गईं। मुझे पता था, उसने सोचा। इन सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं, बिगड़ी हुई और दबंग। युवा कबीले का नेता। फेयान होश में आया और अपने बगल में खड़ी महिला की ओर देखा। वह संत थी। फेयान ने खुद को संभाला, उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलकती हुई दिखाई दी। उसने उसकी ओर देखा। यह क्या है? यूयू अपनी उंगलियों से खेल रही थी, उसकी आंखें बेहद मासूम लग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, युवा कुल प्रमुख, मैं बस टहलने निकली थी। मैं कबीले के इलाके के आसपास घूम रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं। क्या आप मुझे वापस ले जा सकते हैं? अध्याय 87, उसमें मुझे नापसंद करने की दृष्टता है। फेयान ने इनकार नहीं किया। यूयू एक पवित्र महिला थी। उसके पिता ने उससे कहा था कि उसकी सुरक्षा अवश्य होनी चाहिए। हर हाल में गारंटी है। चलो ठीक है, जाओ। यूयू शर्म से मुस्कुराई। धन्यवाद, युवा कबीले के नेता। आप बहुत दयालु हैं, बिल्कुल भी वैसे नहीं जैसे उस महिला कह रही थी। फेयान अपनी जगह पर ही रुक गया, उसकी लोमड़ी जैसी संकरी आंखें और भी सिकुड़ गईं। उसने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया? जैसे ही यूयू को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अपना मुंह ढक लिया और देखने लगी। असहाय, कुछ नहीं। युवा कबीले के नेता, वह महिला निश्चित रूप से आपसे नफरत नहीं करती। फेयान की मुठ्ठियां भींच गईं। उसमें मुझसे नफरत करने की हिम्मत भी है। ये स्पष्ट रूप से उसकी गलती थी कि उसने एक पल के लिए भी शावकों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। इतने कम समय में ही वह 2 बार शावकों पर नजर रखने में नाकाम रही है। पता नहीं ये पहले कितनी बार हो चुका है। युवा कबीले के नेता, कृपया क्रोधित न हो। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पसंद है आपको बहुत। उसके बोलने के बाद यूयू ने फेयान की ओर देखा, उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। लेकिन फेयान कियाओ शीशी के प्रति अपने गुस्से में इतना डूबा हुआ था कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। बिल्कुल भी। यूयू का हाथ, जो उसकी पशु चमड़ी की कमीज को कसकर पकड़े हुए था, और कस गया। ऐसा लगता है कि युवा कबीले का नेता उस घुमक्कड़ की वाकई परवाह करता है। मादा पशु, ये ठीक नहीं है। युवा कबीले के नेता की नजरों में एकमात्र महिला मैं ही हो सकती हूँ। युवा कबीले के नेता, क्या हम चले? फेयान अचानक होश में आए और अनमने ढंग से यूयू को तीनों की ओर ले गई। स्टोन ट्राइब का सभास्थल। कियाओ शीशी को उनकी बातचीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह चुपचाप शावकों को पत्थर के घर में वापस ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। आंगन का द्वार। अपनी गलती का एहसास होने पर दोनों शावक एकदम चुप हो गए और उन्होंने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। कियाओ शीशी ने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और उन्हें सख्ती से देखा। कियाओ आंग का स्वभाव अधीर था और वह कियाओ शीशी की चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह घबराने लगा था। माँ। कियाओ शीशी ने जानबूझकर अपने चेहरे पर सख्त भाव बनाए रखा और उन्हें देखने लगी। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, क्या आपके पिता आपको बाहर ले गए थे या तुम लोग अकेले ही भाग गए? कियाओ आंग घबराहट में अपनी उंगलियों से खेलने लगा। हम अकेले ही बाहर गए थे। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, कियाओ आंग को लगा मानो उसकी दुनिया उलट गई हो। नीचे, अगले ही पल उसने खुद को कियाओ शीशी की गोद में लेटा हुआ पाया। उसने उसके शरीर पर लिपटी पशु की खाल की लंगोटी को नीचे खींच दिया। स्मैक। उसके पीले कोमल नितंबों पर 5 उंगलियों का एक स्पष्ट हाथ का निशान दिखाई दिया। कियाओ आंग के छोटे होंठ कांपने लगे और उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन वह रोया नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि हम अभी-अभी यहाँ आए हैं और इस जगह को नहीं जानते। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। बाहर रहना बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने तुमसे कहा था कि भागना मत। क्या आपने पहले ही भूल गई? थप्पड़। माँ, हमें पता है कि हम गलत थे। हम फिर कभी भागकर नहीं जाएंगे। उन्हें याद नहीं आ रहा था कि कियाओ शीशी आखिरी बार उनके साथ इतनी सख्ती से कब पेश आई थी। कियाओ इतनी डर गई कि रोने लगी और कियाओ आंग के नितंबों को ढक लिया। उसने अपने छोटे हाथों से कियाओ शीशी को उसे मारने से रोकने की कोशिश की। कृपया मेरे भाई को मारना बंद करो। कियाओ शीशी ने हार नहीं मानी और अपनी हथेली से उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार किया। कियाओ के छोटे होंठ कांपने लगे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, हम फिर कभी घर से भागकर नहीं जाएंगे। मुझे नीचे से मारो, कियाओ को मत मारो। दोनों शावकों को रोते देख कियाओ शीशी का दिल उनके लिए दुख से भर गया। लेकिन उसे उन्हें ये सबक याद दिलाना ही था। तो अब तुम्हें पता चल गया कि थप्पड़ से दर्द होता है। आपने इस बारे में क्यों नहीं सोचा कि जब तुम पहले भाग रहे थे तो मुझे कितनी चिंता हुई होगी? स्मैक। कियाओ शीशी ने कियाओ आंग को उठाने से पहले उसके नितंब पर आखिरी बार एक थप्पड़ मारा और उसे कपड़े पहनने में मदद करना। अब सजा के तौर पर दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाओ। दोनों छोटे बच्चे सिर झुकाए उदास होकर धीरे-धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। खड़ा होना। जब जिन लिंग लौटा तो उसने देखा कि दोनों शावक सजा के तौर पर खड़े थे। लाल आंखों से उसने कियाओ शीशी से पूछा कि क्या हुआ था। मैंने कहा है कि फेयान जब चाहे उनसे मिलने आ सकता है। लेकिन फिर भी they were going to see him. They should have told me first. कियाओ शीशी बहुत डरी हुई थी। वह उस घबराहट और डर को याद नहीं करना चाहती थी जो उसने महसूस किया था जब कियाओ पहले खतरे में थी। जिन लिंग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कोमल आवाज में उसे दिलासा दिया। मुझे पता है, आप इसलिए नाराज नहीं हैं क्योंकि शावक आज्ञाकारी नहीं थे। तुम गुस्से में हो खुद पर। कियाओ शीशी जम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिन लिंग उसे इतनी आसानी से पहचान लेगी। तुम अब भी इस बात के लिए खुद को दोषी ठहरा रहे हो कि तुमने पहले कियाओ की ठीक से रक्षा नहीं की। लेकिन शीशी, शावकों को आखिरकार बड़ा होना ही पड़ता है।
उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तूफान अपने आप में ही होते हैं। कियाओ शीशी ने अपने होंठ काट लिए, लेकिन वे अभी भी बहुत छोटे हैं। जिन लिंग ने अपने हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और गंभीरता से उसकी ओर देखा। लेकिन क्या आप भूल गए हैं? बर्फ के मैदानों पर वापस आकर शावक शिकार कर सकते थे। वे खुद ही ऐसा कर सकते थे, है ना? रूप बदलने वाले कई शावकों को सीखना शुरू करना पड़ता है 2 साल की उम्र से पहले ही अपने पिता के साथ शिकार पर जाना। वे उतने नहीं हैं जितना नाजुक आप सोचते हैं। कियाओ शीशी ने अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया, उसकी आवाज दबी हुई थी। मुझे पता है। जिन लिंग ने उसे प्यार से शांत किया। कल मैं उन्हें प्रशिक्षण के लिए पहाड़ों में ले जाऊंगा। देखना। क्या कियाओ, क्या तुम सुनशियाओ के साथ बढ़िया कर रहे हो? हम। कियाओ शीशी बहुत चिंतित थी क्योंकि शावक अभी भी बहुत कमजोर थे। उसे यह करना पड़ा उनकी ताकत को तेजी से बढ़ाने का तरीका खोजे। इस तरह अगर उन्हें कभी फिर से खतरे का सामना करना पड़े तो उनके पास ये क्षमता होगी कि वे खुद की रक्षा करना। कियाओ शीशी रात का खाना तैयार करने के लिए वापस सामने वाले आंगन में चली गई। जब वह खाना बना रही थी, जिन लिंग ने पिछवाड़े की दीवार का निर्माण पूरा कर लिया। जैसे ही खाना तैयार हुआ, सुनशियाओ कियाओ ली के साथ वापस लौट आए। माँ, हम वापस आ गए हैं। कियाओ ली कई गुगु जानवरों को लेकर आंगन में दाखिल हुई। सुनशियाओ एक जंगली बैल को कंधे पर उठाकर उसके पीछे पीछे चल रही थी। आज तुमने बहुत सारे शिकार पकड़े। जिन लिंग मदद के लिए आगे बढ़ी और सभी शिकार को पिछवाड़े में ले गई। हाँ, पहाड़ों में शिकार के लिए बहुत सारे जानवर हैं। हम हर दिन शिकार करेंगे। हमें ठंड का मौसम पूरी तरह शुरू होने से पहले पर्याप्त मात्रा में मांस का भंडार कर लेना चाहिए। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जैसे ही सुनशियाओ कियाओ शीशी के पास पहुंचा, उसकी लाल सांप जैसी पुतलियां अचानक अंधेरा छा गया। कियाओ शीशी कियाओ ली के हाथ पहुंचने में व्यस्त थी, इसलिए उसने बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। सुनशियाओ के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं दिख रहा था। क्या आपको पहाड़ों में कोई परेशानी हुई? कियाओ ली ने अपना सिर हिलाया। नहीं, पिताजी मेरे साथ थे। कियाओ शीशी ने उसे सिर से पैर तक जांचा और पुष्टि करने के बाद ही उसने चैन की। उन्हें कोई चोट नहीं आई। जाओ, रात के खाने की तैयारी करो। कियाओ ली ने कियाओ आंग और कियाओ कियाओ की ओर देखा, जो अभी भी खड़ी थी। सजा के तौर पर वह थोड़ा भ्रमित सा लग रहा था। जिन लिंग वापस सामने के आंगन में लौटी, दोनों शावकों के पास गई और उन्होंने उनके कंधों पर थपथपाया। जाओ, अपने हाथ धुल लो और खाना खाने आओ। कियाओ कियाओ ने जिन लिंग की उंगली पकड़ी और कियाओ शीशी की ओर झांका। क्या माँ, अब गुस्सा नहीं आ रहा? जिन लिंग हल्के से मुस्कुराते हुए नीचे बैठ गई। आप उससे क्यों नहीं पूछते? शोर सुनकर कियाओ शीशी उनकी तरफ देखने के लिए मुड़ी। कियाओ कियाओ तुरंत जिन लिंग की बाहों में समा गई, उसकी आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। नजर। कियाओ शीशी ने पलकें झपकाई। क्या मैंने आज दोपहर उन्हें कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया? क्या शावक अब मुझसे डर रहे हो? उसे अफसोस हुआ, लेकिन उसे ये भी उम्मीद थी कि शावक इसे याद रखेंगे। पाठ। ठीक है, चलो सब लोग अपने हाथ धो लें और चलिए खाना खाते हैं। कियाओ आंग अधिक सहज स्वभाव की थी। कियाओ शीशी की बातें सुनकर उसने फैसला किया कि वह अब उसका गुस्सा शांत हो गया था और खुशी से झूमते हुए वह कियाओ कियाओ को खींचकर ले जाने लगी। अपने हाथ धोए। जिन लिंग ने उन दोनों को उठाया और उन्हें वॉशरूम ले गई। सुनशियाओ एक पत्थर के स्टूल पर बैठ गई। क्या गलत? कियाओ शीशी ने उसे उस दिन पहले हुई घटना के बारे में बताया। सुनशियाओ के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह शावकों की चाहत को समझ सकता था, अपने पिता से मिलने के लिए। जब तक वह हिमलोमड़ी कियाओ शीशी को ढूंढने नहीं आती, तब तक सब ठीक है। जिन लिंग दोनों शावकों को पत्थर के स्टूल पर बैठाने के लिए ले आई। परिवार खाना खाने ही वाला था कि आंगन में दस्तक हुई। दरवाजा। सुनशियाओ गेट खोलने के लिए उठी। जब उसने देखा कि बाहर कौन है, तो उसने उनके आने से पहले ही गेट को जोर से बंद कर दिया। बोल भी सकता था। अध्याय 88। दरवाजे पर एक लात। फेयान बंद आंगन के द्वार को घूर रहा था, उसकी आंख का कोना फड़क रहा था। धिक्कार है उस सुनशियाओ पर। वह स्पष्ट रूप से जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसने फिर से गेट पर दस्तक दी। कियाओ शीशी ने सुनशियाओ को हैरानी से देखा। कौन है भाई? सुनशियाओ पत्थर की बेंच पर लौटकर बैठ गया, उसके चेहरे पर भाव थे। अपरिवर्तनीय। इसे नजरअंदाज करो, इससे हमारी भूख ही खत्म हो जाएगी। ये बात साफ साफ सुनने वाली फेयान अवाक रह गई। सुनशियाओ, दरवाजा खोलो, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। फेयान की आवाज सुनते ही कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ा ली। कियाओ कियाओ और कियाओ आंग ने तुरंत कियाओ शीशी की ओर देखा। कियाओ शीशी ने अपनी चॉपस्टिक पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वह सचमुच किसी की भूख मिटा देता है। लेकिन शावकों की आंखों में आशा भरी निगाहें देखकर वह फिर भी उठी और द्वार खोल दिया। फेयान को उम्मीद नहीं थी कि कियाओ शीशी दरवाजा खोलेगी। मैं कियाओ कियाओ और बाकी लोगों के लिए कुछ खाना लाया हूँ। कियाओ शीशी ने देखा कि वह सचमुच मांस का एक बड़ा टुकड़ा और कुछ पकड़े हुए था। उसने ऐसे फल पहले कभी नहीं देखे थे। कियाओ शीशी ने कियाओ कियाओ और अन्य लोगों की ओर पीछे मुड़कर देखा। क्या आप ये चाहते हैं? कियाओ कियाओ को याद आया कि उसे उसी दिन पहले ही सजा मिली थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। खुद फैसला लेने का साहस करना। अगर माँ कहती है कि हम इसे ले सकते हैं, तो हम इसे ले लेंगे। कियाओ आंग ने सहमति में सिर हिलाया। फेयान ने नाखुशी से भौहें चढ़ाई। ये तुम्हारे पिता की ओर से है। इसका तुम्हारी माँ से कोई लेना देना नहीं है। कियाओ शीशी ने अपनी बाहें मोड़ी और नाक से कुड़ी। ओह, तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उस स्थिति में हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। कियाओ शीशी ने दरवाजा जोर से बंद करने के लिए मुड़ा, लेकिन फेयान ने गहरी सांस लेते हुए और अपनी आवाज को नरम करते हुए उसे रोक दिया। शावकों की परवरिश करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कृपया ये भोजन स्वीकार करें। कियाओ शीशी ने उपहास करते हुए अंततः उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। ठीक है, हमारा परिवार अभी खाना खा रहा है, इसलिए कृपया चले जाइए। फेयान ने खाने की मेज पर एक नजर डाली। सुनशियाओ और जिनलिंग दोनों की निगाहें उस पर टिकी हुई थी, लेकिन इससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। उनसे हल्की फुल्की बातचीत करने या उन्हें अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करने का जरा सा भी इरादा नहीं था। कितने कंजूस जानवर हैं ये। फेयान गुस्से से हौंकते हुए गेट के बाहर चली गई। उसके बाहर निकलते ही कियाओ शीशी ने बेरहमी से गेट बंद कर दिया। दरवाजा लगभग फेयान के चेहरे पर ही बंद हो गया था। कितनी जिद्दी महिला है। उसने हवा को सूंघा और उसे एक ऐसी गंध महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। बहुत सुगंधित। अभी अभी मुझे मेज पर कुछ ऐसा खाना दिखा जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। मैम, पता नहीं वो क्या था। इसकी खुशबू बहुत ही स्वादिष्ट थी। कियाओ शीशी ने खाने के लिए मेज पर लौटने से पहले सामान को समेट लिया। सुनशियाओ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया, उसे एक कटोरे में रखा और सावधानीपूर्वक कियाओ शीशी के सामने कटोरा रखने से पहले उसने सारी हड्डियां निकाल दी। इस मछली में हड्डियां हैं। खाना खाते समय सावधानी बरतें। कियाओ शीशी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और उसके कटोरे में मांस का एक बड़ा टुकड़ा भी डाल दिया। सुनशियाओ, तुमने जंगल में शिकार करने में बहुत मेहनत की। आपको भी ज्यादा खाना चाहिए। कियाओ शीशी आखिरकार अपनी मनचाही पकी हुई मछली खाकर बहुत खुश थी। तीव्र इच्छा।
खाना खत्म करने के बाद सुनशियाओ कियाओली और कियाओ आंग को लेकर चली गई। हमेशा की तरह नहाने के लिए नदी में जाना। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि फेयान थोड़ी ही दूरी पर खड़ी है। सो ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बैंक की ओर चल पड़ी। फेयान ने कियाओ आंग की ओर देखा, वह जानती थी कि सुनशियाओ उसे यहाँ लेकर आई है। स्नान करना, असल में ये वो काम थे जो पिता को करने चाहिए थे। कियाओ आंग, आओ, पिताजी तुम्हें ले जाएंगे। कियाओ आंग ने सहजता से सुनशियाओ की ओर देखा। माँ ने कहा कि जब हम बाहर हों तो मुझे कियाओली के पास ही रहना होगा। पिता, मुझे अभी अभी सजा मिली है, इसलिए मैं दोबारा कोई गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। कियाओली को कियाओ आंग की अपने पिता के लिए तड़प का एहसास हो गया था। उसने सुनशियाओ के जानवरों की खाल से बने कपड़ों को खींचा और धीरे से कहा, कियाओ आंग का पिता भी उसकी रक्षा करेंगे। सुनशियाओ ने अपने ही शावक को देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाई। सांप के बच्चे के लिए तुम बहुत ही कोमल हृदय हो। कियाओली का छोटा सा चेहरा तनावग्रस्त हो गया और वह बिना कुछ कहे सुनशियाओ को घूरने लगा। सुनशियाओ ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को चुटकी से दबाया और फेयान की ओर देखा। वह तुम्हारा बच्चा है। अगर आप उसकी ठीक से रक्षा नहीं कर सकते तो दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में। सनक्सियाओ को नर्म होते देख फेयान कियाओ आंग की ओर बढ़ा। चिंता मत करो, आखिरकार यह मेरा बच्चा है। फेयान ने कियाओ आंग को उठाया, मुड़ी और बैंक की ओर चल पड़ी और अपने कपड़े उतार दिए। पशुओं की खाल से बने कपड़े, पिताजी तुम्हें धोएंगे। फेयान के शरीर पर आराम कर रही कियाओ आंग ने कियाओली की ओर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान फेंकी, लेकिन फिर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह महसूस करते हुए उसने झट से अपनी मुस्कान मिटा दी। मैं कियाओली और बाकी लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप फेयान को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। कितना जिद्दी छोटा शावक है। कियाओली ने तिरस्कार से भौहें चढ़ाई। बिग ब्रदर थोड़ा बेवकूफ है, उसने सोचा। बेहतर होगा कि उसके पिता ही उसे पढ़ाएं। उसे ठीक से संभालो, वरना एक दिन वह किसी जंगली जानवर का शिकार बन सकता है। जब सुनक्सियाओ वापस लौटी तब तक कियाओ शीशी लगभग सो चुकी थी। शावक और वे दोनों पहले से ही गहरी नींद में सो रहे थे। कियाओ शीशी नींद में बिस्तर से उठी, थोड़ी हैरान थी। वे सिर्फ नहाने से ही कैसे सो गए। सुनशियाओ ने शावकों को पलंग पर लिटा दिया। वे थकने तक खेलते रहे। वे जाग भी नहीं पा रहे थे वापसी का रास्ता। आज रात वह और फेयान दोनों पानी में थे, शावकों को सिखा रहे थे कि कैसे पानी के अंदर के खतरों का शिकार करने और उनसे निपटने के लिए। शावक अभी छोटे थे और उनमें ज्यादा सहनशक्ति नहीं थी। वे इतने थके हारे वे पानी से बाहर निकलते ही सो गए। कियाओ शीशी ने उन्हें कंबल उड़ाया और जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करने वाली थी, वापस सो जाओ, सुनशियाओ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। चौंक कर कियाओ शीशी ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली और उसकी ओर देखा। आश्चर्य, जब उसने उसकी आंखों में दबी हुई गहरी इच्छा देखी तो वह बेहतर समझ गई। कुछ न कह पाने के कारण उसने अपना मुंह बंद कर लिया। जिन लिंग ने अभी आंगन का द्वार बंद ही किया था कि उसने सुनशियाओ को कुछ ले जाते हुए देखा। कियाओ शीशी अपने पत्थर के घर से बाहर निकली। उसने अपनी निगाहें हटाई, मुठ्ठियां भींची और फिर आंगन से बाहर छलांग लगा दी और धारा की ओर चल पड़े। सुनशियाओ कियाओ शीशी को अपने पत्थर के घर में ले गया और उसे धीरे से लिटा दिया बिस्तर पर। आगे क्या हो सकता है, ये सोचकर कियाओ शीशी थोड़ी घबरा गई। वह सुनशियाओ को पसंद करती थी और उन्होंने पहले भी अंतरंग पल साझा किए थे, लेकिन विवाह अंतिम कदम कभी उठाया ही नहीं था। सुनशियाओ ने उसकी ओर देखा, झुककर उसके होठों को चूमा और फिर उन्हें बोलने का मौका भी मिला। जब वह आज वापस आया और उसने जिन लिंग की तेज खुशबू महसूस की तो उसने लगभग नियंत्रण खो बैठा था। वह बस तुरंत ही अपनी और सिर्फ अपनी ही खुशबू उस पर छोड़ना चाहता था। उसके चुंबनों की लहरें उसके शरीर पर नीचे की ओर बहती चली गईं। कियाओ शीशी हल्की सी कांप उठी। कियाओ शीशी ने उसके शरीर की ठंडक महसूस करते हुए एक हल्की सी आह भरी, लेकिन वह आवाज तुरंत उसके चुंबन में समा गई। उसकी निगाहें धीरे धीरे धुंधली होती गईं और उसकी उंगलियां धीरे से उसके ठंडे शरीर पर फिरने लगी। त्वचा, जिक्सी, हम। कियाओ शीशी ने उसकी ओर देखा। क्या आपको ये पसंद है? कियाओ शीशी ने शर्म से अपने होंठ काट लिए और अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया। मत पूछो। सुनशियाओ ने धीरे से हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे चूमा। मुझे ये पसंद है। ठीक निर्णायक क्षण में कियाओ शीशी को अचानक पेट में ऐंठन महसूस हुई, जिसके बाद तेज दर्द हुआ। उसका पेट। उसकी आवाज में आए बदलाव को सुनकर सुनशियाओ तुरंत रुक गई। जिक्सी, क्या हुआ? कियाओ शीशी ने अपना पेट पकड़ लिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेरे पेट में दर्द होता है। मुझे शौचालय जाना है। सुनशियाओ उठी, अपने चारों ओर लपेटने के लिए एक जानवर की खाल उठाए और लगभग चलने लगी। उसे बाहर ले जाने के लिए ही कियाओ शीशी ने उसे तुरंत रोक दिया। मैं अकेले जाऊंगी। उन्होंने पिछवाड़े में शौचालय बना रखा था, इसलिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। बाहर? ठीक है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है। कियाओ शीशी घर से निकली और तेजी से पिछवाड़े की ओर भागी। वह पहले लालची हो गई थी और उसने फेयान द्वारा लाए गए कई फल खा लिए थे, जिनमें से कुछ चीजें उसने पहले कभी नहीं आजमाई थी। किसे पता था कि एक साथ बहुत ज्यादा खाने से उसका पेट खराब हो जाएगा। कियाओ शीशी जैसे ही शौचालय से बाहर निकली, उसे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। सामने के आंगन के गेट से आ रहा है। शावकों की चिंता में वह वापस सामने वाले आंगन में भाग गई। सुनशियाओ, मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलें। अध्याय 89। चीजें इतनी सरल नहीं है। कियाओ शीशी ने सुनशियाओ को हैरानी से देखा। वह तुम्हारे लिए यहाँ आई है। सुनशियाओ की लाल सर्पनुमा आंखों में अधीरता की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह कियाओ शीशी को देखते ही उसने अपनी उग्रता पर लगाम कस ली। इसकी चिंता मत करो, तुम वापस जाओ और शावकों के साथ सो जाओ। मैं इसका ख्याल रखूंगा, मैं अभी वापस आता हूँ। लेकिन बाहर खड़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से चिड़चिड़े स्वभाव का था। जब उसे कुछ नहीं मिला इसके जवाब में उसने आंगन का गेट धमाके के साथ खोला और अंदर घुस गई। सुनशियाओ की आंखें काली पड़ गईं और उसने उस जानवर जैसे आदमी को बर्फीली निगाहों से घूरा। जबरदस्ती घुस आया। कियाओ शीशी ने भी भौहें चढ़ाकर बिन बुलाए मेहमान को घूरना शुरू कर दिया। उसने बर्फ जैसी सफेद रंग की पशु पत्ती की स्कर्ट पहनी हुई थी। उसका शरीर सुडौल और आकर्षक था। उसकी त्वचा बर्फ से भी अधिक गोरी थी और उसके बहुरंगी बाल रात में लहरा रहे थे। हवा। सबसे आकर्षक उसकी संकीर्ण लोमड़ी जैसी आंखें थीं, जो भरी होने पर भी क्रोध में एक मोहक आकर्षण था। लोग हमेशा कहते थे कि लोमड़ी की आत्माएं मोहक होती हैं। कियाओ शीशी ने कभी नहीं वह कारण समझती थी, लेकिन अब वह समझ गई थी। यह मादा लोमड़ी सचमुच बहुत सुंदर थी। सुनशियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? गुमान ने कियाओ शीशी की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सुनशियाओ को घूरकर देखा। सुनशियाओ की आवाज ठंडी थी। चले जाओ। गुमान ने अपने हाथों को अपनी कमर पर टिका लिया, उसका हावभाव आक्रामक था। पहले मैंने तुमसे साथी बनने के लिए कहा था और तुमने मना कर दिया था। एकमात्र कारण अब तुम वापस इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें पछतावा हो रहा है ना?
कियाओ शीशी जम सी गई, उसकी निगाहें गुमान और सुनशियाओ के बीच घूम रही थी। उसे केवल इतना ही पता था कि सुनशियाओ सिल्वर ट्राइब में क्रिस्टल स्टोन अर्जित करती थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह कबीले की किसी महिला के साथ संबंध में उलझा हुआ था। कियाओ जिक्सी ने नाराज होकर गुमान की ओर देखा। कबीले के मुखिया ने हमें यहाँ रहने की अनुमति दे दी। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप उससे इस बारे में बात करो। आपने मेरे आंगन का गेट भी तोड़ दिया है, इसलिए आपको उसे ठीक करना होगा। यह है। तभी गुमान ने कियाओ शीशी की ओर मुड़कर देखा। जब उसने अपने शरीर पर गहरे लाल रंग की एक लकीर देखी तो उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। कियाओ शीशी के चांदी जैसे बाल। सुनशियाओ, क्या तुम्हारी जोड़ी बन गई है? तुमने मुझे ठुकरा दिया, फिर भी तुमने एक आवारा के साथ संबंध बनाए। जानवर। कियाओ शीशी हमेशा से जानती थी कि कबीले के पशु पुरुषों को नीचा समझते थे, भटकते हुए जानवर। लेकिन चून की जनजाति के सर्वोच्च नेता ने उसे यहाँ रहने की अनुमति दे दी थी, इसलिए कोई और नहीं। बीस्टमैन उसकी हैसियत का इस्तेमाल उसकी आलोचना करने के लिए कर सकता था। क्या कोई भटकता हुआ जानवर तुम्हारा खाना खा रहा है या तुम्हारा पानी पी रहा है? आप आधी रात को अचानक आ गए, मेरा गेट तोड़ दिया और मैंने उन्हें फोन भी नहीं किया था।